ओके जी बेटा। टॉपिक है हमारा पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल बेसिकली हमें क्यों बनाया गया है, क्या बताता है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। पीरियोडिक टेबल बेसिकली आप हम इसे कहते हैं आ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारे पास जो दुनिया में जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से रखा गया है। सिस्टमैटिक तरीके का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक तरीके का मतलब है कि उसको एटॉमिक नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है। यानी जो दुनिया का फर्स्ट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है वो फर्स्ट इधर आ गया, फिर सेक 2 वाला आ गया, फिर 3 एटॉमिक नंबर वाला, फिर 4 वाला बेरिलियम, 5 वाला बोरॉन। तो अब जो पीरियोडिक लॉ है, पीरियोडिक लॉ यानी किस लॉ के तहत एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, उस पीरियोडिक लॉ को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं किसी भी एटम में। क्लियर हो गई बात साथ बेटा? जी। ओके। अब पीरियोडिक टेबल क्या था? अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अब जो एलिमेंट्स की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है तो इसमें दो बातें हैं। एक को कहा जाता है वर्टिकल कॉलम्स। तो अब ये पहला कॉलम है एक वर्टिकल। इसको वर्टिकल कॉलम जो इस तरह के हैं इनके लिए एक नाम तजवीज किया गया, ग्रुप। इन्हें ग्रुप कहा जाता है। ठीक है। और अब ये भी एक ग्रुप है, इसी तरह ये देखें, एक ये भी एक ग्रुप है। इस तरह 18 ग्रुप्स उसने देखें लेबल किए हुए हैं। 1 2, ये देखें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अप टिल 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास, राइट? ये बात क्लियर हो गई? जी। अच्छा। तो अब ग्रुप्स की क्या डेफिनेशन है कि ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी, वर्टिकल कॉलम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा, ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर लो है, यानी 3 है, तो सेकंड वाले का अगर 11 है, उसके नीचे वाले का 19 है। ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज कर रहा है, यानी नीचे वाला जो एटम है उसका साइज बड़ा होगा, उसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे डेफिनेटली, फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी ज्यादा हैं। अच्छा, एक तो हो गया टर्म मेरा बेटा ग्रुप। जो दूसरी टर्म इसमें हमने समझनी है वो होता है पीरियड। अब पीरियड क्या है? पीरियड ये जो रोज हैं मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। ये रोज ऑफ एलिमेंट्स, लेट्स सी, ये है एक लॉन्ग पीरियड। ये देखें, जो मैंने के फर्स्ट एलिमेंट है पोटाशियम, फिर सी ए कैल्शियम, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, अप टिल क्रिप्टॉन है 36 तक एंड पे आ रहा है। तो अब इस तरह की जो रोज बनती हैं तो इनको पीरियड कहते हैं। अब अगर हम डेफिनेशन को फर्दर मॉडिफाई करके पढ़ें, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स की फॉर्म में रखा गया है। ठीक है भाई। ग्रुप्स क्या थे? वर्टिकल कॉलम्स। और पीरियड्स क्या थे? हॉरिजेंटल रोज, राइट? कोई कोई क्वेश्चन यहां तक बेटा? ग्रुप्स, नहीं। पीरियड्स, पीरियोडिक लॉ के मुतालिक कोई नहीं है? नहीं। ओके। नहीं। अच्छा, अब इसके बाद हम अगर आगे जाएं तो पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं। आपको याद होगा, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे सब शेल्स। एस पी, स्मॉल पी, स्मॉल डी, स्मॉल एफ, ये ऐसे 4 सब शेल्स पढ़े आपने। जी। ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में इन्हीं को नाम रखते हुए 4 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। ये जो ग्रुप 1 और 2 है इसे कहा जाता है, ये एस ब्लॉक के 2 ग्रुप्स हैं। अच्छा, फिर ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक, यानी इससे मुराद है ये सारे ना, ये जहां जहां मैं ये पर्पल लाइन लगा रहा हूं, ये सारे एलिमेंट्स ये आते हैं, इनको पी ब्लॉक कहा जाता है। एंड सिमिलरली बिटवीन एस ब्लॉक, यहां से स्टार्ट करके इससे नीचे जितने आ रहे हैं, और 12 तक, 3 से 12 तक, इन्हें कहा जाता है डी ब्लॉक। और ये जो एंड पे 2 रोज पड़ी हैं इन्हें कहा जाएगा एफ ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप पीरियड के अलावा 4 ब्लॉक्स भी हैं, उसकी डिवीजन हुई हुई है। 4 ब्लॉक्स मीन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक हो गया बेटा? जी। अच्छा, अब इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में
एक और चीज भी है। अगर अभी आप बैठे हैं तो आपको ये साइड, आपके लेफ्ट बाजू इस साइड पे है और राइट बाजू इस साइड पे है। ऐसे ही है जब मैंने राइट लिखा है आर। जी। ठीक है। तो लेफ्ट एक कोड है LMBR, और इधर हम करेंगे रोना। ओके, इसका मतलब क्या है जो मैं अभी लिख रहा हूं, RONA, और इधर लंबर। L से मुराद है बेटा लेफ्ट, M से मुराद है बच्चे मेटल, B से मुराद है बेसिक, R से मुराद है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बात, चार लफ्ज जी। समझ है। ये इसकी डिकोडिंग होगी लंबर की। रोना की क्या हो गई, R फॉर राइट, O फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, N फॉर नॉन मेटल, एंड A फॉर एसिडिक। डन हुई बात। अब हम जी। इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमें जो टर्म बता रहा है कि जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो मेटल हैं, वो बेसिक हैं और वो रिड्यूसिंग एजेंट हैं। एक लेफ्ट साइड पे एलिमेंट है सोडियम और एक एल्यूमिनियम। अच्छा, अब ये दोनों ही मेटल्स हैं एक्चुअली। आप दरमियान वालों को इग्नोर कर, दोनों की नेचर जो है सोडियम की, मैं येलो का हाईलाइट कर देता हूँ एल्यूम। अब मैं अगर आपसे पूछूं इनमें से रिएक्टिव मेटल कौन सा है, और आपने हेल्प लेनी है इस कोड से कि जो जितना लेफ्ट पे होगा पीरियोडिक टेबल में वो उतना अच्छा मेटल है। तो अब सोडियम इज अ गुड मेटल और रिएक्टिव मेटल, और एल्यूमिनियम, गिव सोडियम। इट सोडियम। तो अब आपको ये जो कोड अब याद रखेंगे ना आप लंबर, तो आपको एमसीक्यूज में और कई सारी ट्रिक्स में हेल्प हो जाएगी। अगर मैं इसी तरह क्वेश्चन को फर्दर एनहांस करूं, तो कोई भी जो मेटल्स होते हैं ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब सोडियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा या एल्यूमिनियम? सोडियम। सॉरी, एल्यूमिनियम। नो 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 नो, सोडियम। क्यों? जी। क्योंकि वो कहता है जितना लेफ्ट पे होगा उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जितना लेफ्ट पे होगा वो उतना अच्छा मेटल। जो लेफ्ट पे जी। होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो उनमें से लेफ्ट पे होगा वो मोर बेसिक, जो जितना लेफ्ट पे होगा वो उतना अच्छा मेटल होगा। गॉट द पॉइंट? यस। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं ये जो ग्रुप 18 है इसके बारे में एक खास बात क्या है? गैस है। गैस तो है, कौन सी गैस है ये? नोवा गैसेस। तो ये कितने बॉन्ड बनाते हैं? एक ही। जीरो जीरो। ये स्टेबल हैं। इनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये स्टेबल होते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये कोई बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए ये रिएक्टिव ही नहीं होते। तो जो हमारे ये जो ट्रेंड्स हैं रिएक्टिविटी के, वो यहाँ तक एप्लीकेबल हैं, इस ग्रुप तक, फ्लोराइन क्लोराइन ब्रोमाइन आयोडाइन तक। गॉट द पॉइंट? यस। ठीक हो गई बात। जी। अब अगर मैं एक सवाल पूछूं, आपने इस कोड को जहन में रखना है। रोना, राइट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉन मेटल और एसिडिक। अब मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ग्रुप कौन सा है? 17। यस। और इनका कॉमन नेम क्या होता है? हेलोजेंस। तो और दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल, रिएक्टिव नॉन मेटल भी फ्लोराइन है। ठीक है। अच्छा, जी। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हाईएस्ट लेवल। अब ये बात भी आपको यहां से पता चल जाएगी, पीरियोडिक टेबल आपको हेल्प करेगा। अगर एमसीक्यूज मिल जाता है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, आपने क्या देखना है? अगर आपसे पूछा जाए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोराइन, इन चारों में से एमसीक्यूज आ जाए विच वन इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, तो कौन सा हुआ? बोरो। नहीं, नहीं बेटा, राइट साइड वाला ना। देखे ना हमारे पास जो कोड था शहजादे, RONA, राइट साइड वाला जो है ओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट साइड वाला गुड नॉन मेटल, राइट साइड वाला एसिडिक। अब फ्लोराइन आपका राइट साइड पे है, ऑक्सीजन आपका लेफ्ट साइड पे है, नाइट्रोजन उससे भी ज्यादा लेफ्ट पे है। ये बात फॉलो कर रहे हैं आप? जी। तो अब आपका जो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इन चारों में से फ्लोराइन है। और अगर मैं जी। कंपैरिजन करूं फास्फोरस और सल्फर में से, अब आप बताएं कि इनमें से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? सल्फर।
ओके, अब मैं बोलूं कि फास्फोरस का जो कंपाउंड्स होंगे और सल्फर के जो कंपाउंड्स होंगे वो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे? acidic, शाबाश। अगर एक मैं अगला सवाल पूछूं कि फास्फोरस के कंपाउंड स्ट्रॉन्ग एसिडिक होंगे या सल्फर के? sulfur, एग्जैक्टली exactly। तो ये आपको सारी बातें कहाँ से इंटरप्रेट हो रही हैं? ये इस टर्म से, सिर्फ आपने ये याद रखना है, रोना। आपने देखना है इनमें से कौन सा राइट साइड पे। ओके, जी, क्लियर हो गई बात बेटा? जी, अच्छा, अब एक चीज हमने नहीं पढ़ी कि ये जो एलिमेंट्स के ब्लॉक्स बने इनका रूल क्या था। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। जैसे Na है, Na का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप फेमिलियर हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। 11 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, दो, दो, चार, छ, 10 और एक 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। तो अब ये कैसे इसकी तरतीब होगी? इसका लास्ट कहाँ पे आ रहा है? ये S, लास्ट ऑर्बिटल कौन है? एस। तो इसका मतलब जी, है ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, जी, बात क्लियर हो गई? अगर जी, मैं एक और एलिमेंट ले लूं, लेट्स सी क्लोराइन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, honest, 2p6, 3s2, 3p5। देखिए ना, दो, दो चार, छ, 10, दो 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो इसका आखिरी पी है, तो ये कौन से ब्लॉक से हुआ? P पी block, ब्लॉक। अब अगर हमें ये जानना है कि ये जो क्लोराइन है इसका बेसिकली ग्रुप नंबर कौन सा होगा और पीरियड नंबर, तो इसमें जो हाईएस्ट आ रहा है वो 3s और 3p आ रहा है। तो जो हाईएस्ट नंबर आ रहा है 3s और 3p, इसमें भी हाईएस्ट 3s है। ओके, मतलब नंबर 3। तो ये जो 3 नंबर है शहजादे, ये क्या शो करता है? ये जो 3 नंबर है ये शो करता है इसका पीरियड नंबर 3 है। ओके। जी, अच्छा, अब ग्रुप नंबर, ये 5 और 2 जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जमा करेंगे, वो 7 होता है। तो इसको ग्रुप 7a भी कहते हैं पुराने तरीके में, और मॉडर्न तरीके में इसे 17 कहेंगे। आप उसमें 10 ऐड कर दोगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें 10 ऐड। ठीक है, जी, जो हाई, जो इससे बड़े होंगे, जो आपके 2 से ऑनवर्ड वाले होंगे। खैर, ओके। तो बहरहाल हमें ब्लॉक्स की पहचान करनी थी, वहां तक क्लियर हो गया। अब एक और, अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है, ग्रुप्स और पीरियड जी, नंबर्स आप पहचान लेंगे, एक मैं एलिमेंट लिखता हूं, आपने मुझे बताना है कि इसका पीरियड नंबर क्या होगा, राइट? फिर हमें इसमें से ना एक और, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो कैल्शियम का आपको ब्लॉक तो एस है, आप मुझे बताएं इसका पीरियड नंबर क्या होगा मेरा बेटा? 4, 4। अच्छा, पीरियड नंबर 4 का मतलब क्या होगा, अब हम अगली बात करते हैं। पीरियड 4 है, पीरियड नंबर 4 का मतलब है इट, दिस एटम कंटेन 4 शेल्स, राइट? जी, अगर पीरियड नंबर 3 है तो उसका मतलब उसमें कितने शेल्स होंगे? 3। 3, और अगर पीरियड, राइट। अच्छा, अब इसी तरह अगर आपका ग्रुप नंबर है, अगर ग्रुप नंबर जैसे सोडियम का ग्रुप नंबर 1 है, तो ग्रुप नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा? electrons in the last shell, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। अब हम जरा आगे चलते हैं इनकी डिटेल में। हमारे पास ये आ गया सोडियम पोटाशियम। अब हमें पीरियड नंबर का भी समझ आ गया, ग्रुप नंबर की भी समझ आ गई, और एलिमेंट की ट्रेसेबिलिटी भी ही हो गई। अब हमें ये चार पांच जो उसके पैरामीटर्स हैं जो पीरियोडिक टेबल के फीचर्स को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, कौन से फीचर्स? पहला है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज को एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं। क्या होता है, आपको कोई आइडिया है इस पे? नहीं, ठीक है, एटॉमिक साइज क्या है? इट्स वेरी सिंपल, कि अगर एटम है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, फिर उसमें शेल्स होते हैं ना, जिसमें क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सपोज मैंने एक एटम बनाया जिसके अंदर दो शेल्स हैं। ठीक है बेटा,
तो अब जी। इसके दो शेल्स हैं, तो न्यूक्लियस से लेकर उसके जो भी वैलेंस शेल है तक के डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को कहा जाता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। तो आई रिपीट, ये डिस्टेंस कहां से कहां तक है? न्यूक्लियस से लास्ट शेल का जो डिस्टेंस होगा किसी भी एटम में, उसको क्या कहा जाएगा? atomic radius। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। ठीक है बात? जी। ओके। अब यहां पे एक पॉइंट है कि पीरियोडिक टेबल आपको एटॉमिक साइज की क्या इंफॉर्मेशन देता है। अब हमने पढ़ना ये है एक्चुअली। अगर आपने मुझे बताया कि जो पीरियड नंबर है, जैसे ये पीरियड नंबर 1 है, ये पीरियड नंबर 2 है, ये पीरियड नंबर 3 है, ये पीरियड नंबर 4 है, ये पीरियड नंबर 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो अब जो सोडियम है, सोडियम में टोटल कितने शेल्स होंगे मेरा बेटा? पीरियड नंबर uh, 3 है, 3, 3। और रुबिडियम में, आरबी में। 5। तो अब ये बताएं कि सोडियम का साइज बड़ा होगा या एटॉमिक रेडियस या रुबिडियम का? रुबिडियम। और आप उसकी रीजन क्या बनाएंगे? शेल्स उसके ज्यादा है। शेल ज्यादा है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज हम्म, करेगा, जी। क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये उसका जी। ट्रेंड हो गया। अब लेफ्ट टू राइट, अब अगर सवाल करें कि सोडियम का साइज बड़ा होगा या इसी तरह चलते जाएं तो एंड पे क्लोराइन का साइज बड़ा होगा। अब जो, uh, अच्छा, पहला पॉइंट। अब ये सोडियम से लेकर क्लोराइन तक, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की, जो उसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं एल्यूमिनियम, इनमें कॉमन बात क्या है कि इन सब में 3 शेल्स हैं, शेल नंबर कांस्टेंट है। ठीक है। जी। बट जो अगला फीचर है कि सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। सिलिकॉन के लास्ट शेल में कितने? 14 है, तो हाँ, हम इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स। और क्लोराइन के लास्ट शेल में कितने होंगे? 7। 7 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। अब बताएं कि किसका साइज बड़ा होगा, सोडियम का, सिलिकॉन का या क्लोराइन का? फ्लोराइड। नहीं। अब यहां क्लोराइन का छोटा होगा। जो इसका ट्रेंड होगा एटॉमिक रेडियस का, जो ट्रेंड है, वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है एटॉमिक रेडियस। अच्छा, क्यों डिक्रीज होता है? कि अब जो सोडियम है उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2, फिर आगे एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में 3। उसी लास्ट शेल में कॉन्टिन्यूसली इनकरा सॉरी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं। ओके, अप टिल क्लोराइन। पॉइंट समझ आया? जी। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी इंक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा अपने इसको समझना है कि सोडियम में अगर 11 एटॉमिक नंबर है तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। और क्लोराइन का 17 एटॉमिक नंबर है, तो उसमें 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 प्रोटॉन भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप सोडियम से क्लोराइन की तरफ मूव कर रहे हैं विद इन द सेम पीरियड, आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, यानी आपका न्यूक्लियस का जो साइज है वो बड़ा हो रहा है। अगर आप इस तरह गौर करें तो न्यूक्लियस का साइज क्या हो रहा है? लार्ज बड़ा। हो रहा है। और आपका शेल नंबर कांस्टेंट है, तो आपका जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से शेल का क्या हो जाएगा? कॉमन। कम हो जाएगा। और वैसे भी शेल के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वो श्रिंकेज भी होगी, न्यूक्लियस का साइज भी इंक्रीज हो रहा है, जिसको हम टर्म बोल देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। हम इसको बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से एटॉमिक साइज या रेडियस क्या होगा बच्चे? बड़ा। डिक्रीज होगा। जी। नहीं फॉलो किया? समझ आया? जी। नहीं, समझ आया या समझ नहीं आया, मैं रिपीट करूं कि वाई एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। आर यू श्योर? आपको क्लियर हो गई ये बात? जी, तो जब राइट पे जाएगा तो न्यूक्लियस बड़ा आएगा ना। न्यूक्लियस बड़ा होएगा तो डिस्टेंस कम होता जाएगा, तो हम बोलेंगे कि यस, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर साइज इंक्रीज हो जाता है। उसकी रीजन भी बतानी है ना।
जैसे जी। आपने मुझे टॉप टू बॉटम का रीजन क्या बताया, क्यों एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम? आपने बोला कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, राइट? जी। और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज क्यों करता है एटॉमिक साइज? तो उसका रीजन है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एक ही शेल में ऐड अप होते हैं, शेल में श्रिंकेज हो जाती है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट शेल डिक्रीजेस, तो इस वजह से एटॉमिक साइज भी डिक्रीज करता है। क्लियर होगी बात? जी। ठीक है बेटा, आगे चलें। एक हम्म, एक जी। और जो इसके साथ टर्म होती है, अब एटॉमिक साइज हमें कहाँ कहाँ हेल्प करेगी, बेसिकली हमें अभी इस बात को क्लियर। तो अब एटॉमिक साइज से ही ना रिएक्टिविटी का आइडिया हो जाता है। एक टर्म है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या टर्म है जी? आयो- आयोनाइजेशन एनर्जी। आपने सुना है इसका, इस टर्म को पहले? जी। ओके, क्या होती है, आप क्या जानते हैं बच्चे इस बारे में? मैंने बस सुना ही है। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी ये होती है कि अगर एक एटम आपके पास बना हुआ है, सपोज उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? ये पॉजिटिव से मुराद मैं न्यूक्लियस ले रहा होता हूँ, ठीक है, सेंटर में जी। पॉजिटिव चार्ज। अब आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि इसको मैं एनर्जी दूं और ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, यानी एक एलिमेंट एम में अननोन, मैं उसको हीट करूं या एनर्जी दूं और वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे और कैटाइन बना दे। यू नो कैटाइन इज अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन गैशियस स्टेट, आइसोलेटेड गैशियस एटम। ठीक है जी? तो इस जी। एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आई रिपीट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ आइसोलेटेड गैशियस एटम। क्लियर हो गई बात? जी। अच्छा जी, अब हमें आयोनाइजेशन एनर्जी, अब आप मुझे ये बताएं, एक एटम है, उसका साइज बहुत बड़ा है, इतना, जरी बात है, उसके पहले शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन है, अब आपने यहाँ इसमें तीसरे शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये एटम ए है और ये एटम बी है, और इसमें छोटे साइज में से भी निकालना है। तो किस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा कि आप थोड़ी सी एनर्जी दो तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? जब बड़ा साइज में से या छोटे साइज में से? अ, बड़े साइज। यस, बड़े साइज में से इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी होगा। और उसकी रीजन क्या देंगे अब हम? अनस्टेबल। नहीं, आप उसकी रीजन दो कि जो इलेक्ट्रॉन दूर वाले शेल में होगा, उस पे न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो कम होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इनके दरमियान होती है अट्रैक्शन। ठीक है बेटा? जी। तो अब जब स्मॉल साइज होता है, वो न्यूक्लियस के करीब है, तो उसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। और जो जो लार्ज साइज का है, वो न्यूक्लियस से दूर है, तो उसमें आपको, अच्छा अब हमने ट्रेंड समझा था। अब यानी अभी हमें जो बात समझ आई वो है एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट? अगर एटॉमिक रेडियस ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। गॉट द पॉइंट? यस। अच्छा, अब मुझे बताएं, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या होता है बेटा? बड़ा होता। तो आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम क्या होती जाएगी? डिक्रीज। शाबाश। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजियर होता जाता है। ओके, अगर आपको सपोज लिथियम के लिए 3000 किलो जॉल चाहिए, तो सोडियम के लिए 2500 या समथिंग चाहिए होगी, तो पोटाशियम के लिए शायद 2000 और रुबिडियम के लिए शायद 1000 चाहिए हो। गॉट द पॉइंट? यस। ओके, और इधर जो है, अब लेफ्ट टू राइट क्या ट्रेंड होगा? टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है, तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। इंक्रीज होगी। अब उसकी वजह क्या होगी? यही आप इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेल, कि एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीज होता है, जी। इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजिंग ट्रेंड में आएगी। ठीक होगी बात? जी।